नमस्कार। हाल के दिनों में 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसके जो नतीजे आए उसने सबको चौंकाया। अप्रत्याशित जीत, और ऐसी जीत होगी किसी को कल्पना नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने 5 में से 4 राज्यों में सरकार बनाई, लेकिन खास तौर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जैसा मैसिव मैंडेट बीजेपी को मिला, उससे लोगों ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर एक बार फिर जनता का ठप्पा है। अब सवाल यह है कि आज के इस दौर में जब बीजेपी एक अश्वमेध यज्ञ करती हुई आगे दौड़ती नजर आ रही है और एक राज्य के बाद दूसरे राज्य में विजय पताका फहराती हुई दिखाई दे रही है, जब पार्टी ये संकल्प ले चुकी है कि हमें पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हर चुनाव जीतकर वहां पर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पहुंचाना है और तभी वो बीजेपी का स्वर्णिम काल माना जाएगा, ऐसी सोच के साथ और ऐसी जीत के रिकॉर्ड के साथ जो पार्टी आगे बढ़ रही है, उसके सामने विपक्ष क्या करे? क्या भारत में विपक्ष की स्पेस खत्म होती जा रही है? क्या बीजेपी पूरे राष्ट्र में केवल सिर्फ अपने ही लोगों को देखना चाहती है? यह आज का सवाल है, और ये सवाल इसीलिए क्योंकि बीजेपी वाकई जीत भी रही है। हमारे साथ जो मेहमान है उनका परिचय करा दें। राजीव प्रताप रूडी जी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। स्वागत है रूडी जी आपका। राज बब्बर जी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख चेहरा हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव से अब ये भी आए हैं, लौटे हैं। स्वागत है सर। और केसी त्यागी जी जेडीयू के महासचिव हैं और विपक्ष को एकजुट रखने में और एक धागे में पिरोने का काम इस वक्त केसी त्यागी जी के जिम्मे भी है। आपने बहुत असफल प्रयास कर रहे हैं। वो कह रहा है हम असफल प्रयास कर रहे हैं। चलिए इसका आप बाद में जवाब दीजिएगा, लेकिन सवाल आज हमारे सामने और इस चर्चा में यह है कि क्या मोदी को हराना नामुमकिन है? त्यागी जी, मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहता हूं। आप सबसे वरिष्ठ हमारे इस पैनल में हैं। इस वक्त 17 राज्यों में बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दलों का शासन है। 2014 से लेकर अब तक कुल 21 राज्यों में चुनाव हुए। कुछ राज्यों के चुनाव जो हुए थे वो 2014 के लोकसभा के साथ ही चुनाव हुए थे, लेकिन अगर तब मोदी लहर थी तो मानते हैं कि उसमें भी कुछ असर रहा होगा। आंकड़ा यह है कि 2014 से आज तक 21 राज्यों में चुनाव हुआ, 12 में बीजेपी और उनके सहयोगी जीत चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट में जहां पर कोई फुटप्रिंट बीजेपी का नहीं था, 7 सिस्टर्स में से 4 में एनडीए की सरकारें बनी हुई हैं। अमित शाह साफ साफ कहते हैं कि अगला ठिकाना हमारा त्रिपुरा है, उड़ीसा है, तमिलनाडु में हम जड़ें अपनी फैला रहे हैं, केरल में हम जीत के दिखाएंगे, हमारा खाता वहां पर खुल चुका है। अब सवाल यह है कि क्या आप मानते हैं कि इस वक्त नरेंद्र मोदी और बीजेपी जिस रफ्तार से दौड़ रहे हैं, इनको रोक पाना एक पार्टी या विपक्ष के एक धड़े के बस की बात नहीं है? मेरी तरफ से क्या गिरी? देखिए, एक तो आपने समूची पार्टी को और विचारधारा को एक व्यक्ति से केंद्रित कर दिया। मुझे जनसंघ और संघ के लोगों के साथ भी लंबे समय तक काम करने का अनुभव है, खास तौर से जनसंघ के लोगों के साथ। और मेरे साथ आपातकाल में माननीय रामलाल जी भी हम लोगों के साथ जेल में रह चुके हैं, जहाँ पर संघ का और जनसंघ का था कि देश प्रथम, व्यक्ति तृतीय और पार्टी द्वितीय। इधर पिछले काफ़ी दिनों से देश पता नहीं कहाँ है, लेकिन व्यक्ति प्रथम हो गया है। ऐसा इनकी पार्टी के नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भी हुआ करता था, जिसकी उपलब्धि के तौर पे मुझे आपातकाल में जेल भी जाना पड़ा। तो जब व्यक्ति पार्टियों से और विचारधाराओं से ऊपर हो जाते हैं तो वो किसी भी राष्ट्र के लिए, पार्टी के लिए और विचार के लिए वो कोई बहुत अच्छे लम्हे नहीं होते। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मोदी जी के मुकाबले के बजाय भारतीय जनता पार्टी अगर आप संबोधित करें तो मुझे इसमें काफ़ी तसल्ली होगी, नंबर 1। नंबर 2, भाजपा को रोकना संभव है। हालांकि हमारा इनका तलाक भी हो चुका है और इद्दत की मियाद भी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी हमारा कहीं और निकाह नहीं हुआ जो आजकल प्रचलित है। बिहार उसका सबसे अनूठा उदाहरण है। ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है उसके प्रति जनता के एक बड़े हिस्से में आकर्षण है, ये स्वीकार करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि 71 में भी जब हमने नारा लगाया था इंदिरा हटाओ देश बचाओ, तो हम ये स्वीकार करते हैं कि वो हमारा नकारात्मक नारा था। इंदिरा जी कहती थी कि गरीबी हटाओ और ये कहते मुझको हटाओ, इसलिए मोदी हटाओ कोई नारा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की बढ़त रोको। लेकिन इसके लिए
57 इंच का सीना चाहिए, 56 इंच का मोदी जी वाला और 1 इंच का एक्स्ट्रा राज बब्बर जी की पार्टी। तो तब हम शायद हरा सकते हैं। बिहार का मैं आपको बताता हूं, और मैं अपने जो बैठे हुए हैं आदरणीय जितने साथी हैं, 2014 के लोकसभा चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी से अलग हो चुके थे। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी साथियों के साथ चुनाव लड़ रही थी। बिहार के अंदर 182 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त थी लोकसभा चुनाव में। रूडी जी वहीं से सांसद हैं, इतिहास बना के आए हैं। इसलिए एक पहाड़ जैसी स्थिति हम लोगों के सामने थी। नीतीश कुमार ने एक प्रयोग करने का प्रयास किया, जिसका लालू जी की पार्टी ने भी समर्थन दिया और कांग्रेस पार्टी ने दिया। लेकिन मैं कहा कि 57 इंच का सीना इसलिए चाहिए, 57 इंच का, कि हमारे 118 एमएलए थे और आज हमारे 72 एमएलए हैं। इनकी पार्टी के 4 एमएलए थे, आज 28 एमएलए। लालू जी की पार्टी के 24 एमएलए थे और आज उनके 80 प्लस हैं। तो जब मोर्चा बन गया जी, तो 182 की जो लीड है वो सिर्फ 54 पे रह गई। और जब हम बीजेपी से अलग हुए थे तब भी 54 थे, और अब दोबारा अलग हुए तब भी 54। चलिए, आपने आधी मिनट और। उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे भयंकर हैं, लेकिन सपा बसपा कांग्रेस, मैं उन लोगों में से हूं और हमारी पार्टी भी जो सकारात्मक विरोध करते हैं। हमने डिमोनेटाइजेशन का भी सब लोगों से गाली खा करके समर्थन किया था, क्योंकि हम मानते थे कि काले धन की समाप्ति की दिशा में एक अच्छा कदम है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए फिर आपको ले चलते हैं इंडिया टीवी के संवाद के मंच पर। हम सरकार के पक्ष में बैठे हुए थे। उस वक्त कहा था कि साहब एफडीआई का जो विरोध किया छोड़ दीजिए, हम कोई नहीं कहते कि हम तो पक्ष में थे उस वक्त, आना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए। ये कितना मेक इन इंडिया के नाम पर आपने जो है इतने अनुष्ठान किए, लाल फीते काटे, इतना सब कुछ किया वो मेक इन इंडिया के, लेकिन कहां से पैसा, कितना निवेश आया? आपने उसके बाद में आज की तारीख में मतलब पूरा देश के अंदर जो है एक माहौल बन गया, ऐसा लगा कि बेईमानों की सरकार है। पूरे देश को असली घी का खाना खिलाया गया रामलीला मैदान में। वहां पर आए इतने लोग खड़े हो गए, इंडिया गेट लगा के इस बार जो है ईमानदार हो गया। पूरे देश में आपने टोपियां बंटवा दी, हर आदमी टोपी पहन के घूम रहा है कि मैं ईमानदार हूं। और लोकपाल कहां गया? ठीक, इसके लिए इतना आंदोलन हुआ। राजभर जी, अब जवाब दीजिए। आपने बहुत आरोप लगाए। आज क्या रूडी साहब, देखिए, एकदम आप जब उत्तर प्रदेश के चुनाव भाषण करते थे तो यही सब बोलते थे। परिणाम कुछ आया, आपने बोला कुछ लोगों को समझ में उत्तर प्रदेश में नहीं आया। लोगों ने एक ऐतिहासिक जीत के साथ 325 की बहुमत दे दी। तो आप ये बोलते रहिए, हमारी संख्या बढ़ती रहेगी। नंबर 1, आपने कहा किसानों का उत्तर प्रदेश में कह रहे, अब आपने उत्तर प्रदेश का घोषणा किया 1 लाख करोड़ माफ कर दिया, लेकिन क्यों किया भाई? इनका सवाल यह, क्यों किया? करते तो सबके साथ करते। हम लोगों ने कहा वहां भी किया है, और हम लोगों ने लक्ष्य स्थापित कर दिया कि 2022 तक, और ये एकदम प्रमाणित तौर से कि 2022 तक सभी किसानों का आय दुगुना कर देंगे। इसके लिए क्रमबद्ध तरीके से हर कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे किसान फसल बीमा योजना हो, जनधन योजना हो, देहात में सॉइल कार्ड हो, उसके साथ साथ इरिगेशन की स्कीम्स हो, हर में पर्याप्त ये ओवर। क्योंकि आज अगर मध्य प्रदेश का देखें तो मध्य प्रदेश का कृषि दर उत्पादन जो है वो 20% है। देश में जो 2% था वो लगभग 4.5% के आसपास पहुंच रहा है। तो हम लोग प्रगति कर रहे हैं और गति से कर रहे हैं। और देश का किसान अगर खुशहाल ना होता और ये संकेत अगर उत्तर प्रदेश में ना मिलते और देश भर में नहीं मिलते, जिस प्रकार से महाराष्ट्र के हर पंचायत में, उड़ीसा के पंचायतों में, चंडीगढ़ के पंचायतों में, हर जगह नगर इकाई हो, पंचायत हो, एक के बाद, लेकिन लोगों को भरोसा भी है और लोगों तक काम पहुंच भी रहा है। और इसकी इस योजनाओं की तो संख्या इतनी है और उसका कार्यान्वयन हो रहा है। 25 करोड़, अगर 28 करोड़ लोग अगर बैंक खाता, जो कल्पना दुनिया में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि 28 करोड़ लोग जाके बैंक का खाता खुलवाएंगे, वो बैंकों में जाएंगे, उनका कार्ड होगा। ये काल्पनिक तो होगा ही, फैंटेसी तो लेकिन होगा ही। एक आरोप उनका जो तथ्यात्मक है वो आपकी मिनिस्ट्री से जुड़ा है, आपकी मिनिस्ट्री से जुड़ा है, रोजगार का। देखिए, ये फैक्ट है, उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार। बिल्कुल आपको बताऊं, एक तो अब सुब्रमण्यम स्वामी जी आ गए हैं, एक तो विश्लेषकों को और जो सवाल पूछते हैं कि रोजगार पैदा करना, तो एक तो मैं बता दूं कि कौशल मंत्रालय का काम नहीं है रोजगार पैदा करना। कौशल मंत्रालय का काम है कि जो रोजगार का आग्रह करे या
इच्छुक हो उसके लिए प्रशिक्षित करके उसको देना। और मैं आपको बता दूं, जिस अनुपात में आज एंट्री लेवल पर लोग काम मिल रहा है, काम कर रहे हैं, अगर कौशल मंत्रालय इस देश में ड्राइवरों का प्रशिक्षण कर रहा है तो कल की तारीख में हमें 3 लाख ड्राइवर देने हैं ओला और उबर को। 6 मिलियन अगर ट्रक्स निकलते हैं तो उसके लिए प्रशिक्षित करके देना है। अगर एनडीएमसी और एमसीडी और देहात में गार्डनर का प्रशिक्षण करके और ब्रिजवासन में जाकर के अगर कोई फार्म हाउस में 15,000 की नौकरी करता है तो ये आप जो बात कर रहे हैं, व्हाइट कॉलर जॉब्स की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर रहे हैं, जो इस देश में 1 करोड़ लोगों की बात करते हैं, 2 करोड़ लोगों की बात करते हैं, हम तो 40 करोड़ लोग जो असंगठित क्षेत्र में हैं उसको प्रशिक्षित करके रोजगार देने की बात करते हैं। 40 करोड़ लोगों तक ये पहुंचा है। 40 करोड़ लोग जो असंगठित क्षेत्र में हैं, हम तो उसको लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि उसकी उत्पादकता को बढ़ाना है, उसके प्रशिक्षण को बढ़ाना है। और देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार 68 साल में एक मंत्रालय की स्थापना की है जिसका नाम है कौशल विकास। और आज देश में उसकी परिभाषा कैसे हो, किसको स्किलिंग करना है, कैसे करना है, कहां करना है, वो गरीब कौन, जो देहात में ट्राइबल क्षेत्र में बैठा हुआ आदमी जिसकी आमदनी 1,000 रुपया है, अगर उसको 3 महीने की ट्रेनिंग दे रहे हैं तो 8 से 15,000 रुपया कमा रहा है। एक अगर छोटी सी बेटी है गांव से निकल के शहर में आती है, मैं यहाँ, हम दोनों तीनों यहाँ आए मंच पर, हम लोगों के चेहरे पर वो एक ब्यूटिशियन है, उन्होंने सबके चेहरे पर सजाया है, उनकी आमदनी 40,000 रुपया होगी। वैसे बेटियों को हम लोग गांव से निकाल करके शहर में ला करके सिखा रहे हैं। वो पहले जा रही है, अपनी भाभी को सजा रही है, फिर अपनी माँ को सजा रही है। गांव के लोगों को पता चलता है उसकी आमदनी 5,000 हो रही है, और जब गांव देहात में शादी ब्याह लगन होता है तो ये बेटी कुर्सी लगा के 30 से 40,000 रुपया कमा रही है। ये है कौशल का काम जो देश के प्रधानमंत्री गरीबों तक। ये अच्छी बात है, आपने जो बातें कही, आपके फैक्ट्स हैं, ये पूरी तरह सही हो सकते हैं, ये अच्छी बात है। लोगों की जरूरत है, हम देखिए तो फिलहाल कौशल की बात रोडी साहब खत्म करता हूं क्योंकि जो रजिस्टर पर नहीं चढ़ता, प्रोग्राम वाइंड अप कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बर का, पेंटर का, ये अच्छी बात है। आप चुनाव जीत रहे हैं, जनता आपका साथ दे रही है। फिलहाल इस वक्त देश की हकीकत यह है कि जनता आपके साथ खड़ी दिखाई दे रही है, आपके लीडर के साथ, देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि नतीजे हमारे सामने, उसको कोई झुटला नहीं सकता है। लेकिन अच्छी बात यह होगी कि इस देश में विपक्ष की भी एक आवाज बाकी रहे और वो विपक्ष कंस्ट्रक्टिव विपक्ष रहे, केवल कोसने वाला विपक्ष ना रहे। इसकी जिम्मेदारी मेरे ख्याल से किसी त्यागी जी पर और बब्बर साहब पर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग इस कार्यक्रम में।